बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करने लगे हैं हम CS11 के लेक्चर नंबर 126 टू 130 तक। और इससे पहले जो 109 टू 125 तक की 3 वीडियोज़ हैं वो अलग आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, क्योंकि वो पीछे पहले की अपलोडेड हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसमें जो मौजूद होंगे हमारे पास जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस MCQs, वो मैं आपको बताऊंगा। और इसमें कुछ मॉड्यूल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनल के लिए, तो वो भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला क्विज़ की वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। ठीक है, तो पहले तो हम अगर बात करें 125 जो लेक्चर है हमारा, या उससे पहले है, और उसमें ट्रूथ टेबल है, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेशनल ऑपरेटर्स हैं, वो वाले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉड्यूल्स हैं। वो अपनी लाजमी वीडियो देखनी है और उससे अपना कंसेप्ट को क्लियर करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मॉड्यूल 126 की। तो इसमें हमारे पास है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात की गई है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है क्या चीज़। असल में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है कि सॉफ्टवेयर को बनाने का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता है। लाइक जैसे दूसरे होते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग और जो दूसरे सारे होते हैं। ठीक है, तो ये इंजीनियरिंग की एक टाइप है जिसमें हम सॉफ्टवेयर की जो है ना वो प्रोडक्शन करते हैं, बनाते हैं सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे जो हमारे पास है ना वो ये है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और अदर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है उनमें जो एक सबसे डिस्टिंक्शन है वो क्या है, वो है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होती हैं जिनको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स क्यों यूज़ होती हैं? मैट्रिक्स यूज़ होती हैं सॉफ्टवेयर की प्रॉपर्टीज़ को चेक करने के लिए। यहाँ पे जो क्वीज़ है वो ये है कि मेजरिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज्ड। मैट्रिक्स यूज़ होता है सॉफ्टवेयर किसी की भी प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए। ठीक है, मतलब कि एक सॉफ्टवेयर है हमारे पास, हमने चेक करना है कि उसकी कितनी कॉस्ट आ रही है, उस पर उसका जो है ना वो प्रोजेक्ट कितनी कॉस्ट का है, वो कितने टाइम में डेवलप होगा, कितनी एस्टिमेटिंग उसकी जो है ना वो कॉम्प्लेक्सिटी है, वो सारा कुछ करना मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दो डिफरेंस हैं, एक है प्रैक्टिशनर्स और दूसरे होते हैं थ्योरिटिशियंस। प्रैक्टिशनर्स नाम से जाहिर करता है, लाइक जैसे कोई भी छोटा सा ये डॉक्टरी का डिप्लोमा कर लेते हैं, लाइक क्लिनिकल असिस्टेंट का करके किसी गांव वगैरह में बैठ के जो है ना वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो वो क्या होता है, वो प्रैक्टिशनर्स होते हैं। जो दूसरा होता है वो थ्योरिटिशियंस होते हैं। वो क्या होते हैं, वो थ्योरीज लिखते हैं, लाइक जो बड़ी लैब्स में काम करते हैं, बड़ी लैब्स में बैठ के काम करते हैं, वो थ्योरिटिशियंस कहलाते हैं। ठीक है, जो कुछ ना कुछ न्यू बनाते हैं, प्रिंसिपल्स बनाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में ये डिफरेंस है, सादा लफ्ज़ों में मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे अगर आप इसकी इंग्लिश पढ़ो तो लिखा हुआ यही है कि जो प्रैक्टिशनर्स है वर्क टुगेदर डेवलपिंग टेक्निक्स फॉर इमीडिएट एप्लीकेशन। इमीडिएट जो एप्लीकेशंस पहले से मौजूद है उन्हीं पे वर्क करते हैं, जबकि जो थ्योरिटिशियंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रिंसिपल्स क्रिएट करते हैं और क्या करते हैं, थ्योरीज बनाते हैं जो कि स्टेबल टेक्निक होती हैं, जो कि बाद में भी काम आ सकती हैं। ठीक है, ये दोनों क्विज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको आपने याद करना है। उसके बाद यहाँ पे एक और क्विज़ के लिए इंपॉर्टेंट है कि सॉफ्टवेयर एरर्स की वजह से जो बैंक ऑफ न्यूयॉर्क था उसको कितना लॉस आया था। तो उसको 5 मिलियन का लॉस हो गया था सॉफ्टवेयर एरर की वजह से। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इम्पोर्टेंट जो हमारे पास क्या कहते हैं कि मुखफ़फ़ है। ठीक है, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, या इसको हम केस भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपके सामने है। इसमें क्या होता है कि इज़ कंटिन्यूइंग टू स्ट्रीमलाइन अदरवाइज सिंप्लीफाई द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको हमें सिंप्लीफाई करने में हमारी मदद करता है। मतलब कि यहाँ पे अगर आप इसको अच्छे से पढ़ो इसी लफ्ज़ को, तो यहाँ लिखा है कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। यानी कंप्यूटर एडेड मतलब एड क्या होता है, एड सॉफ्टवेयर मतलब कोई हेल्प करना, इमदाद देना। ठीक है, तो ये क्या करता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो कंप्यूटर को इमदाद चाहिए होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में, वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद जो इसमें जो ये कंप्यूटराइज्ड सिस्टम होते हैं सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम उनको केस टूल्स बोलते हैं। ठीक है, अब केस टूल्स के हवाले से यहाँ पर चीज़ें दी हुई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि केस टूल में जो प्रोजेक्ट क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, ये अगर आपसे पूछा है तो आप इसमें बताएंगे कि प्रोजेक्ट प्लानिंग सिस्टम होता है इसमें केस टूल्स में। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट का जो होता है मैनेजमेंट सिस्टम होता है। पहले प्लान किया जाता है, फिर उसकी मैनेजमेंट की जाती है, फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन की जाती है, डॉक्यूमेंटेशन टूल्स होते हैं। फिर उसकी प्रोटोटाइपिंग और सिमुलेशन सिस्टम होता है, फिर उसका इंटरफेस डिज़ाइन सिस्टम होता है। ठीक है, और फिर प्रोग्रामिंग सिस्टम जाके बनता है। ये केस टूल्स में जो है 1 2 3 4 और 5 जो है ना 6 हैं इसके, ये बनते हैं। तो ये मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। ठीक है, ये वाले, ठीक है, इनको आपने देख
देख लेना है एक दफ़ा, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, लेकिन आपने इसको देखना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, एमसीक्यूज भी है, वो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट आईडीज़। आईडीज़ असल में होता क्या है, आईडीज़ होती हैं कोई भी आपका जो एडिटर्स है, कंपाइलर्स है, डिबगिंग टूल्स है, ठीक है। आईडीज़ एडिटर्स, कंपाइलर्स एंड डिबगिंग, ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में जो एरर्स होते हैं उनको सेट करने के लिए। लाइक अगर हम बात करें सी प्लस प्लस की, या कोई भी सी प्लस प्लस हैश के लिए, मतलब सी हैश के लिए या सी प्लस प्लस लैंग्वेज के लिए कोई भी यूज़ होता है, उसको डीबग करने के लिए, उसको कंपाइल करने के लिए कोई भी एडिटर, ठीक है। तो वो इसमें आईडीज़ में आएगा। इसमें अगर हम सिंपली बात करें तो हमारे पास जो सिंपल स्मार्टफोन्स एप्लीकेशंस है वो भी आईडीज़ में शामिल हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, डीबग करती हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर को, और उसमें जो मज़ीद उसमें जो क्या किए जाते हैं कि मॉडिफिकेशंस की जाती हैं, ठीक है। तो ये आईडीज़ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है फाइनल के लिए, और इसको आपने लास्ट में मिस नहीं करना है इसको, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है कि सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है वो सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल पर मुश्तमिल होता है, ठीक है, जिसको सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल में जो है ना वो क्या होता है कि यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा पढ़ें यहाँ से, दिस फिगर रिप्रेजेंट द फैक्ट दैट वन सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड इट इंटर्स अ साइकिल ऑफ बीइंग यूज्ड एंड मेंटेनेंस। इसको हम देख लेते हैं कि जब एक सॉफ्टवेयर बन जाता है तो वो एक साइकिल में इंटर होता है, जिसको हम यूज़ और मेंटेनेंस बोलते हैं, ठीक है। वो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले उससे ये देख लेते हैं कि इन द केस ऑफ अदर प्रोडक्ट्स द मेंटेनेंस फेज टेंड्स टू रिपेयर प्रोसेस। अगर हम बात करें दूसरे प्रोडक्ट्स में, जितने भी कंप्यूटर के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं उनमें अगर कोई प्रोडक्ट ख़राब होता है, उसमें जो मेंटेनेंस की जाती है उसको हम रिपेयर प्रोसेस बोलते हैं। लाइक अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो उसको रिपेयर प्रोसेस बोलेंगे। अगर हम इसी केस को सॉफ्टवेयर की ज़बान में बोलें तो इसको जो है ना वो करेक्टिंग और अपडेटिंग फेज़ बोलेंगे। ये डिफरेंस है, ये एमसीक्यूज़ है, इसको आपने याद करना है कि अगर हम मेंटेनेंस फेज़ अप्लाई कर रहे हैं सॉफ्टवेयर की दुनिया में तो उसको हम करेक्टिंग या अपडेटिंग कहेंगे, जबकि अगर हम उसी को दूसरे प्रोडक्ट्स में यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम रिपेयर प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। ये होगी चीज़। उसके बाद जो हमारे पास है कि हाँ, इसकी बात करते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, ठीक है। अगर सिंपल आपसे पूछता है कि सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, तो आपने ये चीज़ें लिख देनी है। फर्स्ट क्या होती है कि सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है, ठीक है। देन क्या होता है कि उसका हम यूज़ करते हैं, और यूज़ के दौरान ही हम उसकी मेंटेनेंस करते हैं। मेंटेनेंस किस तरह से करते हैं, लाइक आपकी जो व्हाट्सअप है, सिंपल व्हाट्सअप, वो क्या हुई, डेवलप हो गई, ठीक है। डेवलप होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं, और जब यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो अपडेट का ऑप्शन आ जाता है कुछ महीनों बाद या जैसे भी है, तो वो जो अपडेट है वो क्या है, वो मेंटेनेंस है। वो उसकी क्या करती है, न्यू फीचर्स ऐड हो जाते हैं और उसकी करेक्शन, उसकी अपडेशन, वो सारा कुछ इसमें आ जाता है। तो ये एक लाइफ साइकिल है जो ये चलता रहता है जब एक सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप हो जाए उसके बाद, ठीक है। ये चीज़ होगी। उसके बाद हमारे पास है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज़ है। अब हम फेजेस पे आ गए हैं। डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। ये है, इसको आपने मुखफ़्फ़ भी याद करना है, SDLC, ठीक है। SDLC इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसके कितने मेजर स्टेप्स हैं? इसके 3 मेजर स्टेप्स हैं, ठीक है। इसके 3 मेजर स्टेप्स हैं, ठीक है। पहला स्टेप इसका कौन सा है? पहला स्टेप इसका है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। आपने इसके स्टेप जो है ना वो याद रखने हैं तरतीब से। दूसरा स्टेप है इसका डिज़ाइन। तीसरा इसका स्टेप होता है इम्प्लीमेंटेशन और टेस्टिंग, ठीक है। ये इसके स्टेप्स हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, इसको मैं आपको सिंपल लफ्ज़ों में बता देता हूं, फिर आगे हम इसका जो है ना वो तफसील से पढ़ेंगे। जब हम एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट चेक करते हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस होती है कि ये सॉफ्टवेयर में क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए हमें, ठीक है, क्या क्या चीज़ें चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम उसका डिज़ाइन जो है ना वो क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि उसका डिज़ाइन किस तरह से होना चाहिए, ठीक है। डिज़ाइन क्रिएट कर लिया, उसके लिए रिक्वायरमेंट जो थी वो भी इकट्ठी कर ली। उसके बाद हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने प्लान को, और इम्प्लीमेंटेशन में हम उस डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद पूरा सॉफ्टवेयर क्रिएट हो जाता है। उसके बाद हम उसकी क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग से हमें ये पता चल जाता है कि सॉफ्टवेयर सही है, इसको जो है ना वो आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं है तो उसकी अगर जो वो उसमें जो भी डिबगिंग होगी वो रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब हम डिटेल में अगर पढ़ें तो पहला स्टेप हमारे पास है रिक्वायरमेंट एनालिसिस का। इसमें से एमसीक्यूज बड़े आते हैं, ठीक है।
एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन बड़े आते हैं, इसलिए यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइनल टर्म के लिए सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल का, ठीक है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या होता है? द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल बिगिंस विद रिक्वायरमेंट एनालिसिस। सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल का पहला स्टेप क्या है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस है। और इसका गोल क्या होता है कि जो हम एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करना चाह रहे हैं उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, ठीक है, क्या क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, वो सारी चीज़ें इसमें गिनना जो होता है वो क्या होता है? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है। टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स होती हैं, सिक्योरिटी एंड सो ऑन, जो भी सर्विसेज हों वो इसमें आ जाती हैं। अपने लफ्ज़ों में आप लिख सकते हो, बस समझने की बात है, ठीक है। उसके बाद एक एमसीक्यूज आता है जो कि बहुत ही रिपीटेड होता है स्टेक होल्डर्स के नाम से। स्टेक होल्डर्स, अगर वहाँ पे आप एमसीक्यूज को पढ़ोगे तो लिखा होगा स्टेक होल्डर्स। और स्टेक होल्डर्स कौन है? यहाँ तो आपको अगर तो ऑप्शन दिया हुआ होगा फ्यूचर यूज़र्स का तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तो आपने क्या लगाना है वहाँ पे? गवर्नमेंट एजेंसी लगाना है, ठीक है। सिंपल है ये एमसीक्यूज के स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? वो होते हैं जो कि लीगली तौर पर फाइनेंशियल इंटरेस्ट देते हैं, यानी कि प्रपोज करते हैं सिस्टम को। एक कंपनी है, उसने सॉफ्टवेयर बनाना है, उसको क्या कर रहे हैं स्टेक होल्डर्स जो है ना उस पर जो इन्वेस्ट आ रही है वो कर रहे हैं, और उनके आपस में मुआहदा है, ठीक है। बाद में वो जो प्रॉफिट होगा वो हाफ ऑफ कर लेंगे या जैसे भी हो, ठीक है। वो स्टेक होल्डर्स होते हैं जो क्या करते हैं कि कंपनीज़ को पैसे प्रोवाइड करते हैं ताकि वो उस सॉफ्टवेयर पे काम करके वो सॉफ्टवेयर बना दे, ठीक है। तो स्टेक होल्डर्स या तो फ्यूचर यूज़र्स होंगे या गवर्नमेंट एजेंसी होगी। आपको जो फ्यूचर यूज़र का है ये मुश्किल ही है कि मिले, ठीक है। तो आपने जो लगाना है वो है गवर्नमेंट एजेंसी का, ठीक है। ये हो गया चीज़। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो कमर्शियल ऑफ दी शेल्फ जो है हमारे पास एक क्या कहते हैं कि है मुखफ़फ़ है, ठीक है। कमर्शियल ऑफ द शेल्फ जिसको हम COTS बोलते हैं, कॉट्स भी बोलते हैं, ये सॉफ्टवेयर ऑफ फॉर द मास क्राइटेरिया, यानी बिज़नेस में यही चीज़ है। वो जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं बिज़नेस प्रोड्यूसिंग होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। बिज़नेस प्रोड्यूसिंग मतलब बिज़नेस के लिए जो लोग पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आगे सॉफ्टवेयर की मास मार्केट में जाने के लिए कमर्शियल ऑफ द शेल्फ करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और एमसीक्यूज है कि दीज आर रिक्वायरमेंट्स और रिकॉर्डेड इन अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये किन किन रिक्वायरमेंट्स की बात हो रही है? ये इन रिक्वायरमेंट्स की बात हो रही है कि जो प्रोजेक्ट्स स्टेक होल्डर्स हैं वो जो आपको उसकी जो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो नीड्स हैं, ठीक है, जो नीड्स है, जो उसकी ज़रूरियात हैं, जो फिजिबिलिटी है, जो कॉस्ट है, फाइनेंशियल डेवलपिंग जो भी चीज़ें हैं वो सारी प्रोवाइड कर रही हैं। उन सारी चीज़ों को एक डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड कर लेना वो क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। ये चीज़ होगी। उसके बाद हम इसको देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ बहुत ही सिंपल है। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। इसमें ये है कि अगर आप ये आपके सवाल पूछा जाएगा कि ट्रेडिशनल डेवलपमेंटल फेज़ ऑफ द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल क्या होता है, डेवलपमेंटल फेज़ पूछा जाए तो आपने ये 4 स्टेप्स लिखने हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे ही मतलब तरतीब से लिखने हैं, ठीक है, साथ एक लिख के एक के साथ रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो हमें रिक्वायरमेंट चाहिए, दैन 2 लिख दें, 2 के साथ डिज़ाइन कौन सा चाहिए, ठीक है। उसके बाद इम्प्लीमेंशन हम करेंगे उन दोनों चीज़ों को मिला के, दैन हमारे पास टेस्टिंग आ जाएगा। तो ये 4 स्टेप्स यहाँ पे आपके सामने हैं सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल के। ट्रेडिशनल डेवलपमेंटल फेज़ के 4 हैं स्टेप्स, जबकि जो सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल सिंपल होता है उसके 3 स्टेप्स हैं। और पहला क्या था? यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, उसके बाद यूज़ होगा, उसके बाद मेंटेनेंस चलती रहेगी। तो ये सिंपल सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल है जो कि हर सॉफ्टवेयर की लाइफ में होता है, ठीक है। लेकिन जो डेवलपमेंटल फेज़ ये है, इसके 4 स्टेप्स हैं, दोनों को आपने याद करना है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस आपको मैंने बता दिया। उसके बाद हम डिज़ाइन फेज़ की बात करते हैं। डिज़ाइन फेज़ आपको पता है, डिज़ाइन फेज़ में एक चीज़ याद कर लेना, कोई भी सिस्टम हम कोई भी सॉफ्टवेयर जो है ना वो बनाना चाह रहे हैं तो उसकी जो कंस्ट्रक्शन होगी वो किस फेज़ में होगी? वो डिज़ाइन फेज़ में होगी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रपोज सिस्टम जो है ना वो डिज़ाइन फेज़ में होती है। डिज़ाइन फेज़ में कंस्ट्रक्शन होगी। उससे पहले तो पहले हम रिक्वायरमेंट इकट्ठी कर रहे हैं, उसके बाद हमने उसका डिज़ाइन जो है ना वो क्रिएट किया है, ठीक है। इम्प्लीमेंशन में हम आगे चलेंगे, लेकिन कंस्ट्रक्शन जो है ना वो क्या होता है? डिज़ाइन फेज़ में होता है। उसके बाद रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज़ अबाउट आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड। यहाँ पे एक और चीज़ बताई हुई है, ठीक है, कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या होता है कि ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। लेकिन जो डिज़ाइन फेज़ होता है वो क्या करता है कि वो जो प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई कर ली थी उसका जो सोल्यूशन होता है वो निकालता है, सॉल्व नहीं करता, सिर्फ सोल्यूशन निकाल के देता है। डिफरेंस देखें कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस जस्ट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है और डिज़ाइन फेज़ उसकी जो सोल्यूशन होता है उसको आइडेंटिफाई करता है, सॉल्व नहीं करता, जस्ट आइडेंटिफाई करता है। सोल्यूशन को सॉल्व किया जाता है इसको जाके इम्प्लीमेंशन फेज़ में, जैसे कि नेम खुद जाहिर करता है, इम्प्लीमेंट करना, ठीक है।
उसके बाद जनाब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्विज़ है जो आपको शायद अगर आप कर रहे हो तो आपको समझ में ना आए, लेकिन मैं आपके सिंपल लफ्ज़ों में समझाऊंगा। यहाँ से स्टार्ट होता है फ्रॉम अ ले पर्सपेक्टिव, ठीक है, फ्रॉम अ ले पर्सपेक्टिव, इसको मैं इधर से करता हूँ। Requirement analysis is often equated with deciding what and a software system, whereas design is equated with how. तो इनमें कैसे है डिफरेंस? उन्होंने बात ये की है कि जो हमारे पास रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है वो इक्वेट किया जाता है व्हाट के साथ। अब इसको मैं आपको पंजाबी या सिंपल लफ्ज़ों में समझा दूं कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस, हमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट चाहिए, कौन कौन सी, ठीक है। व्हाट मतलब क्या क्या इन हमें जो रिक्वायरमेंट्स है वो चाहिए, ठीक है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में यही होता है कि हमें कौन सी रिक्वायरमेंट चाहिए, ये क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, तो इसके लिए व्हाट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर हम डिज़ाइन फेज़ की बात करें जिसमें हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालना होता है, उसमें हम हाउ का यूज़ करते हैं। और हाउ क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि डिज़ाइन फेज में हमने सोल्यूशन को प्रॉब्लम उसको सोल्यूशन निकालना है, तो हम उसके लिए हाउ यूज़ करेंगे, मतलब कैसे, ठीक है। प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो वो कैसे हम उसका निकाल सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस जो है ना वो आपके जहन में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद होता है यहाँ पे कि इट इज़ द डिज़ाइन स्टेज दैट इंटरनल स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर सिस्टम इज़ इस्टेब्लिश्ड एज। आपको पहले बताया कि डिज़ाइन फेज़ एक ऐसा फेज़ है जिसमें जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसका चाहे इंटरनल स्ट्रक्चर हो चाहे उसका जो कंस्ट्रक्शन हो, वो इस फेज़ में की जाती है, डिज़ाइन फेज़ में, ठीक है। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नेक्स्ट फेज़ में करेंगे। अब हमारे पास इम्प्लीमेंशन फ़ेज़ आता है। यहाँ पे अगर आप देखो इम्प्लीमेंशन फ़ेज़ में क्या होता है, इन्वॉल्व्स द एक्चुअल राइटिंग ऑफ प्रोग्राम्स, क्रिएशन ऑफ डाटा फाइल्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ द डाटाबेसेस, ठीक है। इम्प्लीमेंशन इन्वॉल्व करता है एक्चुअल राइटिंग ऑफ प्रोग्राम्स, क्रिएशन डाटा फाइल्स, डेवलपमेंट ऑफ डाटाबेसेस। अब यहाँ पे आपको साफ लफ्ज़ों में उन्होंने बता दिया कि इम्प्लीमेंशन एक ऐसा फेज़ है जिसमें हम एक्चुअल राइटिंग करते हैं प्रोग्राम्स की। पिछलों में तो हमने जस्ट उनका जो है ना वो रिक्वायरमेंट और उनका सॉल्यूशंस निकाले हैं, जस्ट हम यहाँ पे उनको पुट करेंगे असल लफ्ज़ों में, ठीक है। प्रैक्टिकली तौर पे यहाँ पे उनको परफॉर्म करेंगे और उनके जो डाटाबेसेस है वो बनाएंगे। अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रोग्राम एनालिस्ट, ठीक है। वो क्या करता है कि वो करता है सिस्टम एनालिस्ट को, उसको सिस्टम एनालिस्ट भी बोलते हैं बाद औक़ात, ठीक है। ये इम्प्लीमेंशन स्टेज में हो रहा है। उसके दूसरा होता है प्रोग्रामर, ठीक है। दो होते हैं इम्प्लीमेंशन फेज़ में, कितने होते हैं? दो होते हैं, एक सॉफ्टवेयर एनालिस्ट, एक प्रोग्रामर। जो पहला होता है द फार्मर मीन के जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर एनालिस्ट वो पर्सन ऐसा पर्सन है जो कि इंटायर डेवलपमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। एनालिस्ट वो पूरी डेवलपमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है और वो ये इम्फेसिस करता है कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस और डिज़ाइन स्टेप्स जो होते हैं उनके ऊपर तरजीह दे के उनको सही से काम करवाने के लिए बताता है, ठीक है। जैसा नाम जाहिर करता है एनालिस्ट, ठीक है। दूसरा जो होता है लेटर पर्सन हमारे पास जो है प्रोग्रामर, वो क्या करता है कि द लेटर पर्सन इज़ इन्वॉल्व प्राइमरली विद इम्प्लीमेंटेशन स्टेप। तो दोनों में डिफरेंस जस्ट यही है कि जो प्रोग्राम एनालिस्ट सॉफ्टवेयर एनालिस्ट होता है, सॉरी, वो क्या होता है कि वो पूरे फेज़ में चलता है, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल के पूरे फेज़ में दौड़ता है, जबकि जो प्रोग्रामर है वो जस्ट इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में होता है, क्योंकि उसे इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में ही रह के प्रोग्राम को राइट करना होता है और एक्चुअल राइटिंग ऑफ प्रोग्राम्स होती भी इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में ही है। तो ये जो ले पर्सन है, प्रोग्रामर है, ये जस्ट हमारे पास क्या करेगा, इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ नहीं करना, एज़ हम यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन हम 131 को भी डिस्कस करते हैं, टेस्टिंग फेज़ को भी, ताकि ये सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल यहीं पे ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब बात करें हम इसकी मॉड्यूल 131 की, तो इसमें हमारे पास टेस्टिंग फेज़ आ जाता है, ठीक है। टेस्टिंग फेज़ आपको बता दिया है मैंने। तो इसमें अगर आप इसको पढ़ो, सिंपल लफ्ज़ों में ना लिखा हुआ है, टेस्टिंग वाज इसेंशियली इक्वेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डीबगिंग programs and confirming that the final software product was compatible with the software requirement specification। इसमें क्या करेंगे कि हम जो हमारा प्रोग्राम है, जो सॉफ्टवेयर है, उसकी हम टेस्टिंग करेंगे और उसकी अगर कोई डीबगिंग हुई तो ठीक है, अगर उसको हम फाइनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के तौर पे उसको हम देखेंगे कि वो हमारी जो रिक्वायरमेंट थी उनके ऊपर पूरा उतरता है या नहीं उतरता है, ठीक है। अगर उतरता है तो वो फाइनल सॉफ्टवेयर होगा, अगर नहीं तो हम उसमें जो डीबगिंग होगी उनको अगेन टेस्ट करके जो है ना वो निकाल देंगे, ठीक है। डीबगिंग को निकाल देंगे और फाइनल प्रोजेक्ट जो हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है टेस्टिंग इज़ नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज ओनली एज सेगमेंट इन द ओवरऑल स्ट्रगल फॉर क्वालिटी एश्योरेंस। तो यहाँ पे आपको मैं क्विज़ बता दूँ ये कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्वालिटी एश्योरेंस, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी एश्योरेंस के लिए कौन सा फेज़ यूज़ किया जाता है, तो वो टेस्टिंग फेज़ है, ठीक है। ये आपके अपने माइंड में बहुत ईजी से होना चाहिए, क्योंकि हमने पीछे 3 फेज़ पढ़े हैं, वो तीनों फेज़ में तो
बना है, सॉफ्टवेयर बना है, ठीक है। टेस्टिंग फेज़ नेम से ज़ाहिर करता है, तो ये क्या है, ये उस जो सॉफ्टवेयर है उसकी क्वालिटी एश्योरेंस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक्यूरेसी या क्वालिटी एश्योरेंस कोई भी आपसे पूछा जाए सॉफ्टवेयर की, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो टेस्टिंग फेज़ होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने अगेन बता दिया है कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड कन्फर्मेशन पहला फेज़ है, डिज़ाइन एंड वैलिडेशन दूसरा फेज़ है, इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग तीसरा फेज़ है। ये ऐसे उन्होंने बता दिया है कि हो जो हमारा लाइफ साइकिल है वो इन तीनों में डिपेंड करता है, ठीक है। ये चीज़ है टेस्टिंग फेज़ में। उसके बाद जो हमारे पास है ये एरर्स वगैरह, ये यही बात उन्होंने बताई हुई है कि टेस्टिंग फेज़ में हम जो एरर्स होंगे उनको रिमूव कर देंगे, ठीक है। सिंपल यही है। यहाँ पे लिखा है कि बिफोर द यूजिंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज नेसेसरी द बेनिफिटेड फॉर द एरर्स दैट सर्च एंड द रिमूव दीज एरर्स बाय द डिबगिंग प्रोसेस, ठीक है। वही बात है, ये लिखा हुआ मतलब कमेंट वो तब की बात है जब खुद पढ़ते थे, ठीक है। तो टेस्टिंग फेज़ में वही जो चीज़ें आपको मैंने बता दी वही हैं, ठीक है। तो जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, जितनी हाईलाइटेड चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर कर दी हैं। जो 126 तक के पीछे हाईलाइटेड थे हमारे पास, वो भी मैं आप शेयर करूँगा। ये सारे शेयर कर दूँगा जल्दी, ग्रुप में शेयर करूँगा, ठीक है। और अगर आपने अभी तक ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हुआ, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और कमेंट बॉक्स में भी मिलेगा, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि आने वाली इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आपको मिलती रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।